राजस्थान और ऊंटों का अपना एक अलग और गहरा रिश्ता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऊंटों की आबादी का कुल 82% राजस्थान में है। एक ऊंट ही ऐसा जानवर है जो मरुस्थल की इस भयानक गर्मी में भी कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। यही कारण है कि ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। आज दुनिया भर से टूरिस्ट बीकानेर का कैमल फेस्टिवल देखने और कैमल राइड करने के लिए राजस्थान आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब बीकानेर राजघराने के एक शक्तिशाली राजा ने इन्हीं ऊंटों से एक बेहद ताकतवर सेना बनाई थी। ये राजा थे महाराजा गंगा सिंह और ये सेना थी गंगा रिसाला। बीकानेर रियासत के सबसे गौरवशाली राजा महाराजा गंगा सिंह की गंगा रिसाला ने कोसों दूर मिडल ईस्ट में लड़ाई लड़ी थी और तुर्की की सेना के दांत खट्टे किए थे। ये वो सेना थी जिसे दुनिया की पहली और सबसे बड़ी ऊंटों की फौज होने का दर्जा हासिल है। गंगा रिसाला ने ही 1965 की जंग में बीकानेर बॉर्डर से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने में मदद की थी। हाल ही के वर्षों में इजराइल ने खास तौर पर गंगा रिसाला के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऊंटों की इस बेमिसाल फौज की कहानी को ना तो किताबों में कोई जगह मिली और ना ही कोई सम्मान मिला। इसीलिए इतिहास के पन्नों से खोजकर हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी गंगा रिसाला की। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1887 से। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था। राजस्थान की अधिकांश रियासतें काफी पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुकी थी। बीकानेर भी उन्हीं में से एक था। बीकानेर के राजा थे महाराजा डूंगर सिंह, जो अपने पिता लाल सिंह के बाद बीकानेर की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन साल 1887 में सिर्फ 33 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इतने कम उम्र में देहांत होने के कारण उनका कोई वारिस नहीं था जो गद्दी संभाल सके। ऐसे में सबकी निगाहें थी महाराजा लाल सिंह के 3 बेटों में से सबसे छोटे गंगा सिंह पर। उस वक्त गंगा सिंह सिर्फ 7 साल के थे और 7 बरस की उम्र में ही उन्हें बीकानेर का राजा बना दिया गया। 16 दिसंबर 1887 यही वो दिन था जब महाराजा गंगा सिंह का राज तिलक किया गया। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन फिर भी महाराजा गंगा सिंह राज्य संभालने में एक माहिर राजा साबित हुए। 3 साल तक उन्होंने ठाकुर लाल सिंह के मार्गदर्शन में एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने की ट्रेनिंग ली। साल 1998 में वे देवली रेजिमेंट में मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए। उस दौर में देवली रेजिमेंट में कर्नल बेल ट्रेनिंग दिया करते थे। उनकी ट्रेनिंग की वजह से ही इस रेजिमेंट को काफी प्रतिष्ठित माना जाता था। सिर्फ 18 साल की उम्र में महाराजा गंगा सिंह ने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। इसी मिलिट्री ट्रेनिंग का असर था कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए ऊंटों की एक विशाल फौज तैयार करने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये आता है कि ऊंट ही क्यों? महाराजा गंगा सिंह जांगल प्रदेश की धरती पर बीकानेर बसाने वाले राव बीका के वंशज थे। कहते हैं कि राव बीका ने इस तपती धरती पर ऊंटों के महत्व को सबसे पहले पहचाना था। उनकी सेना में भी ऊंट शामिल थे। वक्त के साथ साथ बीकानेर राजघराने के राजा ऊंटों का महत्व समझते हुए अपनी सेना में उनकी संख्या बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी एक संगठित फौज उन्होंने नहीं बनाई थी। महाराजा गंगा सिंह एक दूरदर्शी राजा थे। वे जानते थे कि रेगिस्तान की गर्म लू, धूल और आंधियों भरे खराब मौसम में भी ऊंट आसानी से गश्त लगा सकता है। इसीलिए उन्होंने ऊंटों की एक संगठित फौज बनाई। भारत में ऊंटों की 4 तरह की प्रजाति होती है, जिसमें बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और गुजरात की कच्छी नस्ल पाई जाती है। वहीं लेह और लद्दाख में 2 थुई वाले ऊंट पाए जाते हैं, यानी जिनके 2 कुबड़ होते हैं। कहते हैं कि ऊंट इन कुबड़ों में पानी इकट्ठा कर लेता है और इसीलिए ये कई दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। बीकानेर के इस इलाके में ना कोई नदी थी और ना ही बरसात होती थी। ज्यादातर जानवर तो यहाँ प्यास के कारण ही दम तोड़ देते थे। वहीं ऊंट तो बिना पानी के कई दिनों तक पहरेदारी कर सकता था। तीसरी वजह थी बीकानेर की मिट्टी। ये वो दौर था जब बीकानेर की धरती पर कई मीटर ऊंचे रेत के धोरे हुआ करते थे। धोरों की इस मिट्टी में वाहनों के टायर भी फंस जाते थे। लेकिन गद्दीदार पैरों वाले ऊंट तो इस रेत में
आसानी से दौड़ भी लेते थे। ऊंटों की इन्हीं खूबियों के चलते महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की फौज बनाने का निर्णय लिया था। शुरुआती तौर पर गंगा रिसाला में कुल 500 ऊंटों की भर्ती की गई थी। कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह ने इस फौज को बिल्कुल वैसे ही मैनेज किया जैसे इंसानों की फौज को मैनेज किया जाता था। रिसाला में शामिल होने वाले सैनिकों के साथ ही एक एक ऊंट का भी बकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाता था। ऊंटों की देखभाल के लिए कर्मचारी तैनात किए गए। रेगिस्तान की भयानक ठंड से बचाने के लिए खास तौर पर ऊंटों के लिए कंबल भी लाए गए थे। ऊंटों को अच्छी क्वालिटी का चारा खिलाया जाता था और उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जाती थी। शुरुआत में गंगा रिसाला में 16 अधिकारी, 434 रैंक एंड फाइल और 81 फॉलोअर्स थे। जैसे जैसे समय बीता, ऊंटों की संख्या भी बढ़ाई गई। ऊंटों की ऐसी विशाल सेना अंग्रेज भी पहली बार देख रहे थे। इस सेना की मदद की जरूरत अंग्रेजों को सबसे पहले बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए पड़ी। बॉक्सर विद्रोह की शुरुआत साल 1900 में हुई थी। कहते हैं कि चीन के लोगों ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन पर हमला करने लगे। कुंफू फाइट करने में माहिर चीन के येहक्वान समुदाय के लोग इस विद्रोह में हिस्सा ले रहे थे और इसी वजह से इस विद्रोह को भी बॉक्सर विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह से निपटने के लिए अंग्रेजों ने महाराजा गंगा सिंह से मदद मांगी। कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह की लीडरशिप में गंगा रिसाला 14 सितंबर को हांगकांग पहुंची। इस विद्रोह को खत्म करने के बाद महाराजा गंगा सिंह अपने रिसाला के साथ दिसंबर 1900 में कलकत्ता लौट आए थे। तब लॉर्ड कर्जन के आदेश पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद तो अंग्रेजों की नजरों में गंगा रिसाला का कद बढ़ गया। साल 1902 में गंगा रिसाला को अफ्रीका के सोमालीलैंड का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। गर्म और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ने के लिए ये सेना काफी कारगर साबित हो रही थी। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गंगा रिसाला की भी मदद ली थी। 28 जुलाई 1914 यही वो दिन था जब दुनिया भर में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तब राजस्थान से कोसों दूर मिस्र में स्वेज नहर की हर एक चौकी पर गंगा रिसाला को तैनात किया गया। उस वक्त बिंडुइस यानी बद्दू जनजाति के लोग विद्रोह कर रहे थे। कहते हैं कि 20 नवंबर को गंगा रिसाला के 20 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी पर 200 बद्दुओं की एक विशाल सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 13 सिपाही मारे गए और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। फिर भी गंगा रिसाला ने हार नहीं मानी और तुर्की की सेना को स्वेज नहर की हर एक चौकी से पीछे हटाकर ही दम लिया। कहते हैं कि इस जीत के बाद गंगा रिसाला के चर्चे दुनिया के कोने कोने में फैल गए। अंग्रेज महाराजा गंगा सिंह की इस सेना के मुरीद हो गए। मिडिल ईस्ट के रेतीले इलाकों में लड़ने के लिए अंग्रेज हर बार गंगा रिसाला का ही सहारा लिया करते थे। साल 1940 में हुए दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2 सालों तक ऊंटों की ये सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ती रही। यही वजह थी कि आजादी मिलने तक बीकानेर की इस अनोखी सेना की तारीफ और वीरता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। बीकानेर राज्य का इतिहास लिखने वाले गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने अपनी किताब में बताया है कि अंग्रेजों ने गंगा रिसाला के सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित भी किया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आजादी के बाद इसका क्या हुआ? क्या गंगा रिसाला आज भी है? अगर है तो कहां? राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने कुछ सालों पहले ही गंगा रिसाला से जुड़े 100 से भी ज्यादा दस्तावेज जारी किए थे। इन दस्तावेजों से ही गंगा रिसाला के अस्तित्व का पता चलता है। इन्हीं दस्तावेजों के मुताबिक साल 1951 में गंगा रिसाला को जैसलमेर की ऊंट सेना में मिला दिया गया था और इसका नाम पड़ा गंगा जैसलमेर रिसाला। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की जंग में ऊंटों की इस सेना ने बीकानेर और जैसलमेर बॉर्डर की रक्षा करने में भी हमारी सेना की खूब मदद की थी। हालांकि मॉडर्न गाड़ियों के सेना में शामिल होने के बाद साल 1975 में इंडियन आर्मी ने ऊंटों की संख्या घटा दी, लेकिन गंगा रिसाला सीमा सुरक्षा बल की यूनिट बीकानेर कैमल कॉर्प के रूप में आज भी मौजूद है। यानी आज करीब 130 वर्षों बाद भी गंगा रिसाला का अस्तित्व बरकरार है। बीएसएफ के जवान रेतीले इलाकों में गश्त लगाने के लिए आज भी इन ऊंटों का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे मॉडर्न जीप आ चुकी है बाजारों में, लेकिन फिर भी ऊंटों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि रेत में जितना आराम से ऊंट रखवाली कर सकते हैं, उतनी आसानी से मॉडर्न व्हीकल्स भी नहीं कर सकते।
उस दौर में गंगा रिसाला के मुख्य योद्धा हुआ करते थे इस सेना में शामिल ऊंट। एक समय था जब ऊंटों के बिना राजस्थान की कल्पना करना भी मुश्किल था। यहाँ हर दूसरे घर में ऊंट पाला जाता था। साल 1961 तक राजस्थान में करीब 10 लाख ऊंट हुआ करते थे। 1990 तक आते आते ये संख्या 11 लाख ऊंटों तक पहुंच गई। लेकिन वक्त के साथ ऊंटों की संख्या में भारी गिरावट आने लगी। साल 2012 की गणना के मुताबिक अब सिर्फ 4 लाख ऊंट बचे हैं। लेह लद्दाख के 2 थुई वाले ऊंट यानी कि 2 कुबड़ वाले ऊंटों की संख्या तो अब सिर्फ 201 ही बची है। वसुंधरा राजे सरकार के पिछले कार्यकाल में राजस्थान स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट यानी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने सदियों बाद गंगा रिसाला से जुड़े दस्तावेजों को दुनिया के सामने पेश किया था। इन्हें देखने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स भी राजस्थान आए थे। वहीं लगातार ऊंटों की घट रही संख्या को देखते हुए बीएसएफ ने कैमल कोर्ट को प्रमोट करना शुरू किया। बीएसएफ ने अपने हेडक्वार्टर की मेस और गेस्ट हाउस के नाम को बदलकर गंगा रिसाला के नाम पर रख दिया। लेकिन फिर भी लोगों को इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। आज भी जब राजपथ पर परेड निकलती है तो बड़ी शान से गंगा रिसाला राजस्थान के गौरव को दुनिया के सामने पेश करती है। गंगा रिसाला ने जो मदद की थी उसी को याद करते हुए प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने पर इजराइल ने खास तौर पर डाक टिकट जारी किया था जिसमें गंगा रिसाला को सम्मान दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 548 ऊंटों ने हिस्सा लिया और 300 को रिजर्व रखा गया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में 1100 से ज्यादा ऊंटों ने हिस्सा लिया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि राजस्थान के ऊंटों की बहादुरी के ये किस्से इतिहास में दफन होकर रह गए। जिस गंगा रिसाला के चर्चे विदेशों तक में होते थे, आज उसी गंगा रिसाला के बारे में हम राजस्थान के लोगों तक को नहीं पता चले भी तो कैसे, क्योंकि हमें तो इसके बारे में बताया ही नहीं गया। इसीलिए हम आपके लिए ये कहानी खोज कर लाए हैं और आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे ताकि राजस्थान के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को रेगिस्तान के जहाज की इस शौर्य गाथा के बारे में पता चल सके। दोस्तों, जिस तरह से गंगा रिसाला की कहानी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई, वैसे ही ऊंटों की संख्या भी सिमटती जा रही है। ऊंट राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान भी है। ऊंटों से जुड़ी ऐसी ही अनेक कहानियां हैं। अगर आप भी इन्हें सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और गंगा रिसाला की ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ऐसे ही कोई जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर मेल करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।